हेलो डियर, अनारसी शॉर्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार। एमिल लुडविग द्वारा लिखित नेपोलियन बोनापार्ट के भाग 2 को आज हम पढ़ेंगे। 2। इधर बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही गतिविधि बढ़ जाती है। शत्रु ने दमन नीति अपनाई है तो द्वीप के बच्चों ने भी एक बार पुनः अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं। महिलाओं ने भी अपने पतियों के साथ युद्ध भूमि की ओर जाने की ठान ली है। इस बार न तो उनका गर्भवती होना और न ही ऋतु का प्रतिकूल होना उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाने से रोक सकता है। गर्भवती होने तथा ऋतु के शीत होने पर भी वे युद्ध क्षेत्र में जाने को तत्पर हैं। युद्ध के समाचारों की जानकारी लेने के लिए मैं इस पहाड़ी के शिखर से युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करूंगी। गोलियों की आवाज़ सुनूंगी, परंतु यह सब मैं अपनी मातृभूमि के लिए करूंगी। यही हमारी मातृभूमि वर्षों बाद हमारी वीर गाथा हमारी अगली पीढ़ी को सुनाएगी। मई में कार्सिकनों की हार हुई। नुकीले एवं कठोर पर्वतों पर व घने जंगलों में भयंकर युद्ध हुआ। हजारों पुरुषों व कुछ महिलाओं के बीच खच्चर पर सवार लितिजिया अपने 1 वर्ष के अबोध शिशु को गोद में तथा हाथ में हथियार लेकर गई थी। समुद्र तट तक वह सुरक्षित पहुंच गई। जून में पाउली के हारे हुए कुछ सैनिकों को इटली के लिए प्रस्थान करना पड़ा। जुलाई में पाउली के सैन्य प्रशासक ने अपने अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर विजेता को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। इससे उस द्वीप को अपनी खोजी प्रतिष्ठा वापस प्राप्त हो गई। इधर अगस्त में इस प्रशासक की पत्नी लितिजिया ने एक प्रचंड तेजस्वी फ्रांस के भावी शासक शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम नेपोलियन रखा गया। रणभूमि में एक महान नायिका की भूमिका निभाने वाली एवं पुरुषों की भांति ही शौर्य का प्रदर्शन करने वाली यह व्यवहार कुशल व बुद्धिमती महिला अब समुद्र तट पर स्थित एक महल की गृह स्वामिनी है। नित्य नूतन संकल्प शक्ति वाला उसका युवा पति अपनी आय की चिंता छोड़कर देश की समृद्धि की योजनाएं बनाने पर अधिक ध्यान देने लगा। वह अनेक वर्षों तक अपनी मातृभूमि के संबंधित कानूनी उलझनों को ही सुलझाने में लगा रहा। पीसा में अध्ययन करते समय उसके मित्र उसे काउंट बोनापार्ट के नाम से जानते थे। वह शालीनता से तो रहा, परंतु समुचित शिक्षा न ले पाया। अपने दूसरे पुत्र के जन्म के पश्चात उसने अध्ययन करना बंद कर दिया। जीवन के प्रति उसके विचार इस प्रकार थे: विपदा मानव को संसार का यथार्थ रूप दिखाती है तथा वह विजेता के ढंग से विचार करता है। यही कारण है कि इस द्वीप में दीर्घकाल तक अबाध शासन बनाए रखने के लिए फ्रांसीसियों ने कार्सिकन नागरिकों के प्रति सहानुभूति बरतना शुरू कर दिया। वह शीघ्र ही नए न्यायालय में एक कर निर्धारक बना व फिर शहतूत उगाने जैसी लताओं के विकास से संबंधित पौधालय का अधीक्षक बन गया। उसका भाई एक चर्च का पादरी होने के अतिरिक्त समुद्र तट पर भेड़ों व फलदार लताओं का स्वामी था और उसकी पत्नी का दूसरा धर्म भाई पुजारी था। वह एक व्यापारी का पुत्र था और बुद्धिमान होने के साथ साथ सांसारिक मामलों में व्यावहारिक भी था। सुंदर पत्नी के आकर्षण तथा यौवन के उन्माद से उसको 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच
5 पुत्रों व 3 पुत्रियों का पिता बना दिया। विद्रोह व गृह कलश की परंपराओं को मानने वाले द्वीपवासियों की धारणा के अनुसार उसकी अधिक संतानें होना उचित ही था। 8 बच्चों का पालन पोषण करना बहुत कठिन कार्य होने से बच्चे अपने माता पिता को बार बार धन के अभाव के बारे में बातें करते हुए सुनते थे। कुछ समय बाद उसे आर्थिक समस्या का निदान सूझ गया। अपने 10 व 11 वर्ष की उम्र के 2 बड़े पुत्रों के साथ वह फ्रांस में टाउलन से वर्साइलीज तक नाव चलाने लगा। वह कार्सिका में मार्शल की सिफारिश पाने में सफल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे पेरिस स्थित हेराल्ड कॉलेज द्वारा दी जाने वाली इटली की कुलीनता सूचक उपाधि बोनापार्ट प्रदान की जाती है। राजा लुई लगातार 10 वर्षों तक राष्ट्र के प्रति वफादार रहने वाले कार्सिका के इस अधिकारी को 2000 फ्रैंक का पुरस्कार देता है। उसके 2 पुत्रों व 1 पुत्री को नोबल स्कूल द्वारा छात्रवृत्तियां दी जाती रही। आगे चलकर एक पुत्र पादरी बना तथा दूसरा एक अधिकारी।